गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम कविता नंबर 10 आओ मिलकर बचाएं की व्याख्या करेंगे। कविता का नाम फिर सुन लीजिए, आओ मिलकर बचाएं, और कवित्री हैं निर्मला पुतुल। तो जो उनकी कविता है, इसमें क्या है कि कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना एक स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी होता है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। तो इस कविता में यही बताया गया है। अब पेज नंबर 181 पर पंक्तियां देखिए। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं। पहले तो सबसे पहले प्रसंग आएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां संथाली कवित्री निर्मला पुतुल के द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं से अवतरित है। यह कविता मूल रूप से किसमें लिखी गई है? संथाली भाषा में रचित है, और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? अशोक सिंह ने किया है। कवित्री क्या करना चाहती है? अपने समाज के मूल चरित्र को एवं परिवेश को बचाने के लिए कोशिश करना चाहती है, चेष्टा करना चाहती है। तो कवित्री कहती है अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। आबो हवा क्या होता है? जलवायु, और बस्तियां बस्ती, ठीक है। तो इन पंक्तियों में कवित्री लोगों से आह्वान करती है, उनसे कहती है कि आओ हम सब मिलकर अपनी बस्तियों को नंगी होने से बचाएं, अर्थात उसके पर्यावरण की रक्षा करें, पेड़ पौधों को न कटने दें, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस तरह के प्रदूषण न होने दें। क्या करें? क्यों और नंगी कैसे हो जाएंगी? क्योंकि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जो बस्तियां हैं वो नंगी हो जाएंगी। तो वे कवित्री कहती हैं कि अगर हमें इन बस्तियों को बचाना है, इनके मूल चरित्र को बचाना है, तो हमें क्या होगा? इन्हें शहरी प्रभाव से बचाना होगा। बचाएं डूबने से। पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब माटी क्या होता है? मिट्टी होता है, बस्ती होता है। कवित्री कहती हैं कि अगर हमने ऐसे प्रयास नहीं किए, कोशिश नहीं की, तो जो पूरी बस्ती है ना, वो क्या होगा? डूब कर नष्ट हो जाएगी, यानी कि नाश होने के कगार पर पहुंच जाएगी। हमें अपने पूरी की पूरी बस्ती को बचाना है। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। आगे वे कहती हैं कि हमें लोगों को, जो उनका चरित्र है ना, उसकी विशिष्टता को भी बचाकर रखना है, अर्थात जो लोग हैं उनको भी बचाना है। हमारे चेहरे पर संथाल परंपरा की मिट्टी का रंग झलकना चाहिए, अर्थात हम जैसी संस्कृति के होते हैं, जैसा हमारा देश होता है, वैसे ही हमारा वेश भी होना चाहिए। और कहती है कि हमारी भाषा में झारखंडीपन होना चाहिए, बनावटीपन नहीं आना चाहिए। वो अपनी भाषा पर भी बनावटीपन की बजाय झारखंडीपन की झलक पाना चाहती हैं। उनका मानना है कि हमें शहरों की उसमें नहीं आना है, हमें अपनी जो हमारा प्राकृतिक परिवेश है ना, हमें उसको बचा कर रखना है। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का। कवित्री इन पंक्तियों में कहती है कि जो आदिवासी समाज है उसमें क्या होता है? ठंडी होती दिनचर्या, अर्थात उनमें आलस्य आ रहा है। तो यहाँ पर कवित्री ने आदिवासी समाज में आ रही आलस्य की प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला है और व्यंग भी किया है। वे कहती हैं कि उनकी दिनचर्या में ठंडापन आता
जा रहा है, वे कामचोर होते जा रहे हैं। जीवन की गर्माहट, उनके जीवन में अब गर्माहट की जगह, उत्साह की जगह क्या हो वे निरुत्साहित होते जा रहे हैं, अर्थात उनमें उत्साह का अभाव होता जा रहा है। मन का हरापन, उनके मन में हरापन अर्थात खुशी का आना आवश्यक है। जो हरा रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है? खुशी का, हरियाली का प्रतीक होता है। भोलापन दिल का, और इसके साथ साथ कवित्री चाहती हैं कि उनके मन में जो पहले भोलापन था ना, वो भी ऐसा का ऐसा ही रहना चाहिए, भोलापन होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलाहट। उन्होंने बिल्कुल, कवित्री ने बिल्कुल सीधा ये बता दिया है इस कविता में। वे कहती हैं कि अक्खड़पन, जुझारूपन भी, वे कहती हैं कि मानती हूँ कि उनके मन में भोलापन होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उनके स्वभाव में अक्खड़पन के साथ साथ जुझारूपन भी होना चाहिए। अर्थात जो वो कठिन जीवन जीते हैं ना वहाँ पर, तो वो फिर से उसी की झलक पाना चाहती हैं। तो कहती है कि अक्खड़पन और जुझारूपन दोनों की ही आवश्यकता है। क्या होगा? तभी वे अपने मूल चरित्र को बनाए रख सकेंगे। अब और क्या दे रखा है इसमें? भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन। वे कहती हैं कि संथाली आदिवासियों की क्या पहचान है? उनके दिल में छिपी हुई आग। आग का यहाँ पर किसके साथ तुलना की गई है? उत्साह के साथ। तो कहती है जो उनके मन में उत्साह छिपा हुआ ना, वो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? धनुष की डोरी पर चढ़ा तीर और कंधे पर कुल्हाड़ी। जो आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं? कुल्हाड़ी रखते हैं और साथ में वो क्या रखते हैं? धनुष और तीर कमान, और हमेशा धनुष पर अपना बेटा वो तीर चढ़ाए रखते हैं। तो कहते हैं कि उनके मन में उत्साह होना चाहिए और धनुष की डोरी पर हमेशा तीर चढ़ा रहना चाहिए और कंधे पर कुल्हाड़ी भी होनी चाहिए। उन्हें इस पहचान को बनाए रखना है। कवित्री चाहती हैं कि वे लोग इन चीज़ों को न छोड़ें और शहरों की तरफ आकर्षित न हों। आगे वे कहती हैं कि जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता। कवित्री यहाँ कहती हैं कि झारखंड के परिवेश में क्या चाहिए? जंगल की ताज़ा हवा होनी चाहिए, नदियों की पवित्रता, निर्मलता क्या? पवित्रता होनी चाहिए, पहाड़ों का मौन, पहाड़ों की चुप्पी होनी चाहिए, गीतों की धुन होनी चाहिए, मिट्टी का सौंधापन और फसलों की लहलहाहट समाई रहनी चाहिए। क्योंकि आदिवासी समाज जहाँ रहता है ना, वहाँ क्या है? जंगल की ताज़ा हवा होती है, नदियाँ कलकल के स्वर के साथ नदियाँ बहती रहती हैं, जिनमें वो प्रदूषित नहीं है, वे बिल्कुल पवित्र हैं, अभी प्रदूषण से बची हुई हैं। पहाड़ों पर क्या है? एक चुप्पी है, मिट्टी, गीतों की धुन वहाँ पर गूंजती रहती है। बेटा क्या होगा? पहाड़ों में अगर कोई गीत गाता है ना, तो उसकी धुन चारों तरफ गूंज जाती है। मिट्टी का सौंधापन, जैसे अपने यहाँ पहली बारिश आती है तो मिट्टी में से खुशबू आती है ना, तो कवित्री अपने जो आदिवासी समाज है और जो उनकी संस्कृति है, जो उनका परिवेश है, वह फिर से उसी को पाना चाहती है। तो उनमें से एक मिट्टी का सौंधापन भी है। और कहती है कि वहाँ जो पहले फसलों की लहलहाहट होती थी ना, वहाँ काफ़ी हरियाली रहती थी, फसलें लहराती रहती थी। तो कहती है कि फिर से मुझे फसलों की लहलहाहट ही चाहिए। आओ हम सब मिलकर यहाँ का जो एक विशिष्ट रूप है ना, उसे बचाकर रखें। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। कवित्री कहती हैं कि यहाँ के समाज को उन्नति करने के लिए या फिर से अपना रूप पाने के लिए जिन स्थितियों की आवश्यकता है, ठीक है, वो तो आवश्यकताएं तो हैं ही हैं, तो और उनमें मौज मस्ती करने के लिए भी उन्होंने कुछ चीज़ों की कामना की है। जैसे मौज मस्ती के लिए खुले आंगन की ज़रूरत है, खुले स्थान की ज़रूरत है,
और उन्हें मस्ती में आने के लिए क्या, यानी कि संगीत तो सबसे अहम होता है, तो कहती हैं कि मस्ती में आने के लिए गीत भी चाहिए। उनके जीवन में क्या होता है, हंसी की खिलखिलाहट भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी हंसते तो सभी हैं, लेकिन एक खिलखिलाहट के साथ हंसते हैं तो वो असली हंसी मानी जाती है। रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान। वे कहती हैं कि जब कभी रोने की आवश्यकता पड़ जाए ना, मन दुखी हो, रोने की ज़रूरत हो, तो उन्हें एकांत की आवश्यकता है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान चाहिए, पशुओं के लिए हरी भरी घास, और पशुओं को चरने के लिए हरी भरी घास की आवश्यकता है। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। वे कहती हैं कि बूढ़ों के लिए पहाड़ों जैसी शांति का होना अति आवश्यक है, अत्यावश्यक है या अति आवश्यक है। तो वे कहती हैं अगर ये सभी चीज़ें होंगी ना, तो हम आदिवासी समाज के मूल स्वरूप को बचाकर रख सकते हैं। नेक्स्ट पंक्तियों का देखिए। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं, कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री क्या कहती है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं ना, उनसे हम कैसे निपट सकते हैं, विश्वास के साथ ही निपट सकते हैं। उनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं, विश्वास के साथ ही। तो वे कहती हैं आज के वातावरण में, पहली पंक्ति है ना, इस अविश्वास भरे दौर में, वे कहती हैं कि आज के वातावरण में अविश्वास की भावना समाई हुई है। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, इस विश्वास में परिवर्तित कर, जो ये विश्वास है ना, इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है। और यहाँ पर समाज को क्या चाहिए, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी उम्मीद, यानी कि इन दोनों चीज़ों की वापसी जरूरी है, इन दोनों की बहाली जरूरी है। थोड़े से सपने आओ मिलकर बचाएं। वे कहते हैं कि अभी भी थोड़े से, यानी कि लोगों में क्या है, लोगों ने सपने लेने छोड़ दिए हैं, एक जीने की उम्मीद छोड़ दी है, अपने हथियार टिका दिए हैं। तो वे कहती हैं कि अगर हमें लोगों को ऊपर उठाना है तो उनके मन में थोड़े से सपने जगाने होंगे, तभी उनका जीवन सुखी बन सकेगा। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवित्री लोगों से आह्वान करती हैं कि आओ, जो कुछ भी हमारे पास शेष है, बाकी रह गया है, हम सब मिलकर उसको बचाने की कोशिश करें। यहाँ पर कवित्री कहना चाहती हैं, लोगों को प्रेरित करना चाहती हैं कि अभी भी क्या है, स्थिति अधिक बिगड़ी नहीं है, सिचुएशंस क्या हैं, अंडर कंट्रोल हैं, अभी वो काबू से बाहर नहीं हुई हैं, अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है, और जो बचा हुआ है उसको सहेजना काफ़ी ज़रूरी है। तो कवित्री कहती हैं कि जो कुछ भी बचा हुआ है ना, तो उसी से ही हम अपनी संस्कृति की रक्षा करने में समर्थ हो सकेंगे। तो ये तो आपकी कविता की व्याख्या थी। इसमें विशेष में आप क्या लिख सकते हैं, मान लो कोई व्याख्या आ जाए या काव्य सौंदर्य आ जाता, तो इसमें क्या है, सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। और कवित्री क्या करती है, जो आदिवासियों की ज़रूरत होती है उन पर प्रकाश डालती हैं। और एक जो अंतिम आपका जो पंक्तियां हैं उनमें क्या है, एक आशावादी दृष्टिकोण मुखरित हुआ है, यानी कि आशावादी होने का पता चलता है। उन्होंने कम शब्दों में ही अपनी पूरी बात कह दी है। और इसमें आप जहाँ जहाँ पर अलंकार आए हैं वो लिख सकते हैं। जैसे हरी हरी में क्या है, पुनरुक्ति अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और इसमें आप क्या लिख सकते हो, जहाँ पर प्राकृतिक वातावरण का वर्णन हुआ है वहाँ आप लिख सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण का सजीव वर्णन किया गया है। और कवित्री का मेन मोटो क्या है यहाँ पर, कि वे संथाली संस्कृति की पहचान को बनाए रखना चाहती हैं। और पहले उन्होंने ये बताया था ना पहली पंक्तियों में कि उन्होंने क्या किया, प्रतीकों का प्रयोग किया यहाँ पर। ठीक है,
तो वो कवित्री कुल मिलाकर यहाँ क्या चाहती है कि वे अपनी जो संथाली समाज की संस्कृति परिवर्तित हो चुकी है, जो उनका परिवेश परिवर्तनशील हो चुका है, परिवर्तन हो चुका है जिसका, तो वो फिर से उसमें बदलाव लाना चाहती हैं। और बदलाव भी कैसा, जो संथाली समाज को उन्नति की राह पर लेकर जाएगा। तो ये तो थी आपकी कविता की व्याख्या। इसे आप अपनी नोटबुक में कर लीजिए।